टेक्नोलॉजी हमें अगर आप एक ऐसा सिस्टम आपको मिल जाता है जो कि आप इन्फॉर्म नहीं कर रही है, जिस इम्यूटेबल चेंज नहीं किया जा सकता, कोई उसे टेम्पर नहीं कर सकता, वो ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि हमें पब्लिकली और थ्रू द इंटरनेट अवेलेबल है। I mean, now we are going to talk about now about the information technology. Now we are going towards the information, the internet of the value, internet of the value from जा रहे हैं जैसे कि हम अपने जो ये सारे assets हैं, जो real assets हैं, जिनके थ्रू हम सारी transactions करते हैं। जैसे मैंने बताया कि trillion dollar की technology है, industry है, that is the digitization of the properties. So real estate, ये trillion dollar industry. मैं just completely काम कर रहा हूँ। We are working on that technology हमारे पास communicate US with the clients I'm working as a remote consultant. So yeah, I mean technology work कर रही है तो analysis वगैरह। Thank you sir. Thank you. स्मार्ट टेक्नोलॉजी पता क्या होती है? स्मार्ट वॉच पहनते हो और वही बात है थोड़ी देर पहले बात करें, स्मार्टफोन सबके पास है, स्मार्ट टीवी भी लगा हुआ घर पे। शुरू में जो स्मार्ट है ये क्या है? बंदा देखने में स्मार्ट है, जैसे हमारे वो हाफ भाई रॉकस्टार है माशाल्लाह, जिनको मैं रॉकस्टार कहता हूँ, ठीक है ना, तो स्मार्ट आदमी है, वो वाला स्मार्ट है ये। या वो मोबाइल छोटा सा, या जिसको लड़कियां देख के क्यूट कहती है, वो वाला स्मार्ट है। या लड़के देख के कूल डूड, राइट? दिस इज एब्रीविएशन ऑफ सेल्फ मॉनिटरिंग एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, डेटा साइंसेस की बात कर रहा हूँ अब मैं। यस सर। ठीक है, पहले सुना था ये वर्ड? नो सर। ये किसका एब्रीविएशन है? दिस इज एन एब्रीविएशन ऑफ सेल्फ मॉनिटरिंग एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग टेक्नोलॉजी। और कैसे इसका वो जो रिलेशन जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, देखें डेटा सबसे ज्यादा इकट्ठा होगा IoT से, उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा पूरी दुनिया में आने वाली दौर में। वो देखते हैं ना, रिपोर्ट्स आ जाएंगे, वो आप पे टेक ओवर कर लेंगे, हम साइलोज में रहना शुरू हो जाएंगे, टर्मिनेटर 2 जैसी दुनिया हो जाएगी। ऐसी कभी नहीं हो रही अभी तक, 200 साल तक तो नहीं होगी, ये मैं नहीं कहता हूँ, जितने रिसर्चर ना सब कहते हैं। तो उसके बाद आपने डेटा को किसी जगह सेव करना है। यानी अभी आप थोड़ी देर भी हेल्थ केयर की बात हो रही थी, थोड़ी देर के लिए सोचे कि एक घड़ी है जो आपका हेल्थ केयर का, यानी आपका बीपी और ये तमाम चीजें एक जगह पे रखना शुरू कर देती है, राइट? वो कौन सी जगह होनी चाहिए? ऐसी ही जगह होनी जहाँ पे मैं मैनिपुलेट ना कर सकूं उसको, या कोई मैनिपुलेट ना कर सके, राइट? वो कौन सी जगह हो सकती है? अभी सबने बात की कि इम्यूटेबल है, वो ब्लॉकचेन है। बात में रिलेशन समझ में आता है। और कल को वो AI को यूज करते हैं, AI की टेक्नोलॉजीज को हम यूज करते हुए, मशीन लर्निंग और व्हाटएवर जो भी आप उसको कहें, तो हम ये साबित कर सकते हैं, बता सकती है वो हमें कि अभी अगले 10 साल में आपको कौन सी बीमारी होने वाली है हेल्थ केयर में। बात समझ में आती है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर IoT का बहुत काम हो रहा है। वो किस सेंस के अंदर सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर होता है ना कि एक बंदे ने गाड़ी बेची है, हमें नहीं पता होता है कि इसके अंदर पार्ट्स कौन से इस्तेमाल हुए हैं, वो इंजन चाइना का था कि एक्चुअल था। हम ये भी जैसे होंडा खरीदते हैं, यहाँ पे पाकिस्तान में कई जगहों पे फेक होंडा है, बिल्कुल सस्ते पार्ट इस्तेमाल करके। तो IoT ब्लॉकचेन में ये है कि पूरा का पूरा उनकी डिलीवरी से लेकर प्रोडक्शन तक हर चीज़ जो है वो रिकॉर्ड होती है। फॉर इंस्टेंस IoT के हिसाब से एक कैमरा लगा हुआ है, एक वो सेंसर लगे हुए हैं, वो ब्लॉकचेन से कनेक्टेड हैं। सिर्फ और सिर्फ जब पार्ट्स आते हैं तो वो उससे स्कैन आउट होते हैं, वो इम्बेड होता है, वो इस इंजन से एग्जैक्टली वो यूनिट वो ब्लॉकचेन पर चला जाता है कि इस मशीन का ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे चला गया। और वो मॉडिफाई नहीं हो सकता, तो बंदा ये नहीं कर सकता कि पीछे से 2 नंबर तरीके से कि मैं फेक पार्ट लगा के मैं कहूँ कि मैंने वो ओरिजिनल का पार्ट लगा दिया। वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि IoT के जरिए से सिस्टम सारे ब्लॉकचेन भी इंप्लीमेंट हुए हैं। IoT स्कैनर रीडर से पढ़ता है और उसको आगे भेज देता है, और इन द एंड जब पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग से लेकर जब एक्चुअल में जब गाड़ी निकल के आगे बनती है, पता होता है कि एक एक पार्ट कहाँ से है, वो फेक है कि ओरिजिनल है कि कहाँ से है, और क्योंकि उसका सारा रिकॉर्ड ब्लॉकचेन में चला था जो कि मैनिपुलेबल नहीं है। तो ये सप्लाई चेन में इसका बहुत ज़्यादा काम हो रहा है इन दोनों चीज़ों टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करके। एक क्लाइंट के साथ मैं बात कर रहा था, वो US और वही जा रहे थे कि होता ये था कि मेडिसिन कहाँ से मैन्युफैक्चर होती हैं, वो कैसे वहाँ पर ट्रांसफर होती हैं, जब में हमें ट्रक्स वगैरह लेके जा रहे होते हैं, उसकी जो सभी जो रिकॉर्डिंग होती है वो इस टेम्परेचर पे और ये सब चीज़ें बहुत सेकंड वो उसके अंदर वो सिस्टम इस तरह के जा रहे हैं।
Today, the systems are having manufacturing of काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दे वांट टू सी कि कोई ऐसा गॉड हमारे पास सामने हो कि मेडिसिन यहाँ पर बनी, यहाँ पर इस तरह ट्रांसफर हुई, इतना टाइम लगा, और इसको ट्रांसफर करने में फॉर एग्जाम्पल ये टेम्परेचर था, इस टेम्परेचर पर रख के वहाँ पर भेजा, ये सारा गॉड जो है वो ब्लॉकचेन के ऊपर इसलिए वो ट्रांसफर करना चाह रहा था बिकॉज दैट्स इम्यूटेबल। So we changed the challenge. बेसिकली ब्लॉकचेन का एक बहुत बड़ी सोल है इंसेंटिवाइजेशन। अगर ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट्स में इंसेंटिवाइजेशन ना हो तो वो किल हो जाए। इसी तरह एक बहुत फेमस प्रोजेक्ट है IoT और ब्लॉकचेन का जहाँ इंटरसेक्शन हुआ। देयर आर मेनी यूज केसेस बट इफ यू रीड थ्रू, एक प्रोजेक्ट है हीलियम। व्हाट इज हीलियम? हीलियम एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क की डिवाइसेस बना जो कि आप लोग अपने घरों में लगा सकते हैं। वो इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं छोटी छोटी मशीन से, जैसे ATM वगैरह। और उसने किया क्या कि अपने नेटवर्क को इंक्रीज करने के लिए उसने लोगों को इंसेंटिवाइज किया कि जब आप अपना हीलियम का ये डिवाइस अपने घर पे लगाएंगे तो आपको HNT मिलेंगे। HNT क्या है? हीलियम के टोकन्स। ये जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज है दे आर बेस्ड ऑन टोकन्स। इसमें टोकन का सिस्टम होता है। इथेरियम अगर क्रिप्टो करेंसी तो बेसिकली टोकन। अब जब लोगों ने वो डिवाइस अपने घरों में लगाई तो वो टोकन क्रिएट करना शुरू हुआ। और कंपनी को क्या फायदा हुआ? जब लोग ज्यादा इंसेंटिवाइज हुए तो 3 साल के अंदर जब ये डिवाइसेस शुरू हुई तो 1000 डिवाइसेस शुरू हुई थी और 3 साल के अंदर वो 6,24,000 डिवाइसेस थी। तो पूरा एक फ्लाई व्हील बना। पहले डिवाइस लगी, उसको इंसेंटिवाइज किया, नेटवर्क बढ़ा, HNT जो कोई टोकन था उसकी डिमांड बढ़ी, वो $1 से चला गया $20 तक। So that is basically the basis behind all of the blockchain projects, and इसको कहते हैं tokenomics. Tokenomics is the mother of all incentivization techniques. और पाकिस्तान में स्पेशली मैं ये बात जरूर करना चाहूँगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने के लिए we should definitely look into it. There are many use cases. आप रियल एस्टेट को टोकनाइज करें। आप there is another project RBeam, वो क्लाउड स्टोरेज को यूज करता है और कंप्यूटर्स को डिफरेंट यूज कर रहा है। लोगों के डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं, उनको कहता है आप अपनी स्टोरेज दो, आप अपनी स्टोरेज दोगे तो मैं आपको टोकन में रिवॉर्ड दूंगा। एंड दीज टोकन्स हैव अ लॉट ऑफ फॉर्म्स, सिक्योरिटी टोकन्स हैं, यूटिलिटी टोकन्स हैं, गवर्नेंस टोकन्स हैं, एंड देन वी हैव NFTs. So yeah. यहाँ पे दो चीज़ ऐड करता हूँ। जैसे कि बात हो रही थी कि डिवाइसेस लगाओगे तो आपको टोकन देते हैं वो लोग। तो यहाँ पे आजकल जैसे काफ़ी लोग गेम्स खेलते हैं तो अब काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है कि प्ले टू अर्न गेम्स। ठीक है, आप गेम खेलो आपको टोकन मिलेगा। पहले लोग खेलते थे जस्ट लैप टू गेम्स खेलते हैं, उसमें लाइक उनको कोई बेनिफिट नहीं होता। अब उन्होंने लाइक ब्लॉकचेन में एक ऐसी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं कि आप जितने ज़्यादा आप गेम्स खेलोगे उतना ज़्यादा आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा, लाइक एक टोकन मिलेगा। लाइक एक बहुत फेमस प्रोजेक्ट है लाइक एक्जीम फिल्म, सबने शायद सुना भी होगा कुछ लोगों ने। वो उसका टोकन है AXS। तो वो उनका बिजनेस मॉडल ही बेसिकली एक था कि आप लोगों ने गेम खेलनी है और आप लोगों को इन द फॉर्म ऑफ टोकन रिवॉर्ड मिलेगा और आप वो टोकन जाके आप एक्सचेंज करवा सकते हो लाइक इन द फॉर्म ऑफ USD और कोई भी स्टेबल करेंसी में। तो इसलिए ब्लॉकचेन लाइक जैसे कि उन्होंने शेयर किया कि प्रॉपर्टी में भी बहुत यूज़ हो रहा है, हेल्थ केयर में भी बहुत यूज़ हो रहा है। तो अब गेमिंग वाली साइड के ऊपर भी बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये बेसिकली बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी है। गेमिंग कंपनीज इसमें मूव हो रही हैं Web3 गेम्स में, और आने वाला फ्यूचर ब्लॉकचेन में। Thank you so much. क्वांटम कंप्यूटिंग जो है बेसिकली वो हमारी कंप्यूटेशनल पावर को इंक्रीज करके और हमारे कॉम्प्लेक्स जो कैलकुलेशन है उसको सॉर्ट आउट करने में हमें हेल्प आउट करता है। आप सबको पता होगा कि जैसे कंप्यूटर के अंदर टिपिकली 0 और 1 के अंदर डाटा जो है वो सेव होता है, ऐसे ही है। कभी किसी ने ऐसा सुना है कि साइमल्टेनियसली 0 और 1 एक ही बिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एनीवन इन द हॉल? क्वांटम कंप्यूटिंग में ये वाला काम हो रहा है। 0 और 1 एक ही टाइम पे आपके यूज हो रहे हैं।
बट नाउ हियर्स अ क्वेश्चन, हाउ वी कैन डिफरेंशिएट कि ये वाली चीज़ जो है वो 0 को रिप्रेजेंट कर रही है या 1 को रिप्रेजेंट कर रही है? एनी आइडिया? क्वांटम कंप्यूटिंग में सुपरपोजिशन का एक कॉन्सेप्ट होता है। सुपरपोजिशन उसकी पोजीशन के हिसाब से आपको डिफाइन करके बता रहा होता है कि इस बिट का मतलब 0 के अंदर आ रहा है या 1 के अंदर आ रहा है, और इसके अंदर दोनों टर्मिनोलॉजी हमारी यूज हो रही होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये जो प्रीवियस जैसे क्वेश्चन था आप लोगों का सर कि क्वांटम कंप्यूटिंग और ब्लॉकचेन को हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो बेसिकली एक मज़े की चीज़ है, ब्लॉकचेन के अंदर सबसे बड़ा जो एक इशू है वो है जब वो प्रूफ ऑफ स्टेक कॉन्सेप्ट एक है जो आप प्रूफ ऑफ वर्क का कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे, आपको आइडिया होगा, लेकिन वो मेन कोर है ब्लॉकचेन की। उसके लिए जैसे सर ने बताया कि बहुत कंप्यूटेशन रिक्वायर्ड होती है। क्वांटम कंप्यूटिंग उस पॉइंट के ऊपर आ सकती है और वहाँ पे कई लोग इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। सेकंड, विद इन द क्वांटम कंप्यूटिंग रेंज जब ब्लॉकचेन के ना प्रूफ ऑफ वर्क का कॉन्सेप्ट आता है जिसके अंदर हज़ारों की तादाद में जिसको कहते हैं ना वो पावर इस्तेमाल हो रही है, यूटिलाइज हो रही है, तो वो इससे इसलिए होता है कि किस बंदे को अपॉर्चुनिटी मिले कि वो बंदा जो है उस ब्लॉक को जो है वो विदाउट एनी चीटिंग वो उसका रिवार्ड हासिल करते हैं, जिसको आप कहते हैं माइनिंग, जो जिसके लिए लोग एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड वगैरह खरीदते हैं। सो जो क्वांटम कंप्यूटिंग बेसिकली प्रोबेबिलिटी को रैंडम जनरेशन के ऊपर काम करती है। डिटेल में नहीं जाऊँगा, मगर इसके अंदर भी कई कंपनीज काम कर रही हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग के जरिए से प्रोबेबिलिटी का अप्रोच को इस्तेमाल करके हम जो रिवॉर्डिंग सिस्टम है ना, जो माइनिंग रिवॉर्डिंग सिस्टम है, उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि हर चीज़ अगर 1 मिलियन भी लोग हैं तो हर बंदे के प्रोबेबिलिटी है उसको माइनिंग का रिवॉर्ड कब मिलना है। तो ये दो मेन टेक्नोलॉजीज हैं, एक प्रूफ ऑफ वर्क का कॉन्सेप्ट के लिए और माइनिंग रिवॉर्ड्स के लिए ये कंपनी इसका काम कर भी रही हैं कहीं, तो उसके लिए ये बड़ा बेनिफिशियल है। क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग रैंडमनेस ही प्रोवाइड करती है प्रोबेबिलिटी अप्रोच के साथ, और प्लस वो भी प्रोवाइड करती है परफॉर्मेंस आउटपुट इनहैंस करती है। सो थैंक यू सो मच। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो खास तौर पे आप लोगों की गोशगुजार करना चाहूँगा। देखिए, डेवलपर्स हम बन जाते हैं, टेक्निकली हम बड़े साउंड और डिलीवरेबल होते हैं, बट हाउ वी कैन अचीव द क्लोजर ऑफ गुड डील, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारी इंडस्ट्री में और स्पेसिफिकली पाकिस्तान के अंदर। मैं आपको ये बात बताऊँ, बैक इन 2000 when I was in the last semester of my masters, मैंने उस वक्त एक फ्रीलांसिंग की वेबसाइट होती थी कोडर, तो मैंने वहाँ पे प्रोफाइल बना के काम शुरू किया। तो पहला प्रोजेक्ट मुझे जो अवार्ड हुआ था वो $17 का, बैक इन 2000 की बात कर रहा हूँ, और उसका स्कोप ये था कि मुझे 19 पेमेंट गेटवेज को इंटीग्रेट करना था इन $17। और आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, मैंने इंडियंस के मुकाबले में वो प्रोजेक्ट विन कर लिया लो कोड के ऊपर, और उस प्रोजेक्ट को करने के लिए मुझे 2 हफ्ते रिक्वायर्ड, सिर्फ $17 का काम करने के लिए। लेकिन उसका सिर्फ और सिर्फ फायदा ये हुआ, बाय द वे अगर आप लोगों को मैं बताऊं, $17 से जब पाकिस्तान में मेरे पास ट्रांसफर होके आए तो वो सिर्फ $6 है। बाकी सारे जो हैं वो आपके बैंक डिडक्शन और बाकी वो या उनकी फ्रीलांस वो रेंट कोडर की फीस थी जो काटते हैं। लेकिन आपको बताने का यहाँ पे मकसद ये है कि उस क्लाइंट ने बाद में मुझे $1000 का काम दिया। तो आपने ये चीज़ खास ख्याल रखनी है, सब यंग जनरेशन ने, अगर आप लोगों ने एक कमिटमेंट कर लिया है कि आपने ये प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल $500 का करना है, और आपको उस वक्त, मेरे दोस्त भी उस वक्त मुझे ये कह रहे थे कि $17 का प्रोजेक्ट और 19 पेमेंट गेटवे की इंटीग्रेशन, इट डज नॉट मेक एनी सेंस। ठीक है, लेकिन मैंने एक चीज़ अपने आप से ये कमिटमेंट की हुई थी, अगर मैं इसे बैकफुट होऊंगा तो पाकिस्तान का नाम जो है वो एक बैड पोजीशन के ऊपर आएगा। और आप लोगों को मैं ये बता दूं, देखें, अल्लाह ताला आपको कभी ना कभी आपकी मेहनत का रिवॉर्ड लाजमी देगा, इसके ऊपर आप लोगों ने ट्रस्ट रखना है। और यकीन करें, वो सही बात जो हमारे वहाब साहब और अली साहब ने कही है कि सोल्जर ऑफ पाकिस्तान, एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान हम लोग हैं, आप लोग हैं।
अगर मैं किसी क्लाइंट के साथ, यूएस के कस्टमर के साथ कोई गलत बिहेव करूंगा, बिलीव मी, he will never come back to any Pakistan company because he has clear his vision और mind के पाकिस्तानी सारे फ्रॉडी होते हैं, ठीक है। मैंने कई क्लाइंट्स अपने 24 आवर्स के प्रोफेशनल कैरियर्स में इंडियन से पाकिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट शिफ्ट करवाए हैं, और बिलीव मी, और सिर्फ इसी वजह से मूव हुए हैं कि हमने उनको एक्स्ट्रा लिवरेज दी है, चीज़ों के ऊपर जाके उनको एक्स्ट्रा चीज़ें दी हैं। तो मेरी आप सब लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग जब इस इंडस्ट्री के अंदर आएंगे तो एटलीस्ट 2 से 3 साल तो आपने इंडस्ट्री को सर्व करना है एज अ जॉब, और उसके बाद जब आप अपने बिजनेस के अंदर आए तो मोनेटाइजेशन को आप एक साइड पे रखिएगा, पहले पाकिस्तान को और जो है अपने आप को सबसे पहले रखिएगा, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको जरूर बरकत देगा आपकी